आखिर एक जवान भाई रात के अंधेरे में औरत का रूप धार कर कहाँ जाता था। सच्चाई का एक ऐसा दिल दहला देने वाला इंकशाफ जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं और आसिम दो ही बहन भाई थे। जब से हमारे प्यारी अम्मा अब्बा की वफ़ात हुई थी, हम लोग एक कमरे के छोटे से घर में रहने पर मजबूर थे। हमारे पास जिंदगी की कोई आसाइश मौजूद नहीं थी, लेकिन हम इस कदर मजबूर थे कि इधर उधर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए थे। मुझसे 2 साल बड़ा था आसिम। इसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी और मेरी उम्र इससे 2 साल छोटी थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई सहारा नहीं था। घर में एक दूसरे से बातें करते वक्त जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, इसी पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा था। अब तो हमारे पास मकान के किराए के भी पैसे नहीं बचे थे। बिल्कुल मजबूर होकर हमने एक और सस्ता कमरा किराए पर लेना पड़ा। दोनों बहन भाइयों के रहने के लिए एक कमरा ही काफ़ी था, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त तो करना ही पड़ता था। जल्द ही आसिम काम की तलाश में घर से निकला और मैं करीबी सिलाई सेंटर जाने लगी। यहाँ पर काम के साथ कभी कभार पैसे भी मिल जाते थे ताकि हम दोनों वक्त का खाना पेट भर कर खा सके। लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि आसिम अक्सर गुमसुम और गहरी सोचों में डूबा रहता है। मैंने इससे पूछने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक रात को मैं सो रही थी कि आसिम के चीखने की आवाज़ सुनकर उठ गई। वो अपनी चारपाई पर बैठकर हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने कोई बहुत ही डरावना ख्वाब देखा हो। मैंने अपने भाई को इस हाल में देखकर पूछा तो वो कहने लगा, फराह, तू आज से सिलाई सेंटर नहीं जाएगी। मैं तेरे लिए इतना फिक्रमंद रहता हूँ। शहर के हालात इस कदर ख़राब हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुझे कुछ हो न जाए। मेरी बहन अपने भाई को मुझसे बेइंतहा प्यार करते देखकर मैंने कहा, अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा भाई? तुम जानते हो ना अभी हमारी ज़रूरतें किस कदर ज़्यादा हैं और इस मकान का किराया भी तो देना है। मैं ये बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमरे में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते थे। अब आसिम अक्सर रातों को बहुत देर से घर में घुसता था। इसके हाथ में कभी लाल रंग का तो कभी काले रंग का एक शापर होता। मैं सोचती कि शायद वो अपने लिए खाने की कोई चीज़ लाया होगा, लेकिन मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता था, वो अकेले में कैसे खा सकता था। फिर मैंने अपने भाई की निगरानी करना शुरू कर दी। जब भी वो बाथरूम जाता, इसके जाने के बाद मैं किसी न किसी बहाने से इसे कमरे से बाहर बाजार से कुछ लेने या कभी कोई और बहाना बनाकर भेज देती ताकि वो अच्छी तरह फारिग हो जाए और मैं बाथरूम का मुआयना कर सकूं। मैं सोचती थी कि वो बाथरूम में शापर लेकर क्यों जाता है, आखिर इस शापर में ऐसा क्या है। ये सोच सोच कर मेरी जान इस वक्त घटी जब एक दिन मैंने इत्तेफाक से बाथरूम में फ्लश वाली टैंक के ढक्कन खोला। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की हकीकत क्या है। मैंने भाई के कहने पर काफ़ी दिनों से सिलाई सेंटर जाना छोड़ दिया था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ था कि इसके पास किसी तरह की कोई नौकरी या नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोच लिया कि इस मामले में मैं खामोशी ही इख्तियार रखूंगी। लेकिन अगले दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे सामने मेरी सहेली मरियम खड़ी थी और इसके बदन को देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस वक्त जब मैंने काम शुरू किया था तब भी मैं नहीं चाहती थी कि बाहर जाऊं, क्योंकि आसिम ने मुझे मना कर रखा था ताकि घर का खर्चा चल सके। आसिम ने कहा था कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और भाई को
फिक्रमंद देखते हुए मैं घर पर ही रहने लगी थी। दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना कम था, लेकिन मेरी बहुत अच्छी सहेली मरियम थी, वो मेरे बिना रह नहीं सकती थी। इसने मिलने आने पर बताया कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत याद करती है, इसीलिए वो मुझसे मिलने आई थी। इसने बताया कि हमारी सिलाई सेंटर की बाजी की बेटी की शादी है। इसकी बेटी की शादी पर हम सब लड़कियों को बुलाया गया है। मैंने सोच लिया कि बाजी की बेटी की शादी में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि इन बाजी ने पूरे वक्त में हमें बहुत सहारा दिया था और हमारी उम्मीद बंधाई थी। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि मरियम से मैं अपना हर मसला शेयर करती हूँ, इसे ये ज़रूर बताऊंगी कि आसिम के साथ क्या मामला है और हकीकत में वो क्या काम करता है। इस बारे में सोचते हुए मैंने अपने भाई से बाहर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन इसने साफ मना कर दिया। मैंने इसे बताया कि बाजी की बेटी की शादी है, अगर मैं ना गई तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा ना कहा तो वो नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर नहीं जाऊंगी। मेरे बहुत इसरार करने पर इसने मुझे इजाज़त दे दी कि मरियम के साथ चली जाओ। आसिम अगली सुबह बहुत जल्दी घर से चला गया था। इसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया था। मैंने इसे भाई की नाराज़गी समझा और मरियम के साथ चली गई। मरियम मुझे शाम के 4 बजे लेने आई थी, लेकिन मुझे आसिम की फ़िक्र हो रही थी कि वो अभी तक घर नहीं आया। हम शाम 5 बजे बाजी के घर पहुंचे। यहाँ पर अलग अलग लोग अपने घरों पर ही प्रोग्राम किया करते थे। हालों में शादी का रवाज नहीं था, ये सब तो अब शुरू हुआ है। बाजी के घर में ही फंक्शन हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ बैंड बाजे वाले, नाचने गाने वाले और मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने हुए लोग आए। हमें तो इनको देखकर एहसास कमतरी हो रहा था। हम सिलाई सेंटर से आने वाली गरीब लड़कियों को, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग लड़कियों के साथ नाचने गाने लगे। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो सबकी तवज्जो हासिल कर रहा था और सब इसी को देख रहे थे। अचानक मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। इसे देखते ही मैं दंग रह गई और मेरी सांसें रुक गईं। वो कोई और नहीं, मेरा अपना भाई आसिम था। वो औरतों के कपड़े पहनकर नाचने में मसरूफ़ था और न ही इसे नाचते हुए किसी का होश था। मैं अपने घर की और बाजी के घर की इज्जत की वजह से वहाँ कुछ नहीं कह सकती थी। इसने मुझे नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैं इसे देख चुकी थी और पहचान भी गई थी। निकाह के वक्त मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह छुपा लिया ताकि कहीं इसकी नज़र मुझ पर ना पड़े और वह शर्मिंदा न हो जाए। मेरा दिल तड़प रहा था। मैं कैसे भूल सकती थी कि मेरा भाई वहाँ सबसे कम उम्र लड़का था। वहाँ मौजूद बाकी लोग इससे काफ़ी बड़े थे। बड़ी उम्र के मर्दों के साथ एक 17-18 साल के लड़के का रहना खतरे से खाली नहीं था और मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थीं, जो किसी सूरत मुझे सुकून नहीं दे रही थीं। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वापस जाने लगे, क्योंकि फंक्शन अब ख़त्म हो चुका था और हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तो वो लोग आखिरकार अपनी गाड़ी में बैठे और अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। ये नाचने गाने वाले लोग तो ऐसे ही लावारा समझे जाते हैं। इन्हें अपने साथ ले जाने की जिम्मेदारी किसकी नहीं होती और ना ही इन्हें पूरे पैसे मिले थे। जब मैं वहाँ से निकली तो मैं चुपके से मरियम को बगैर बताए इनके पीछे चल दी। रात के इस वक्त मुझे शदीद डर भी लग रहा था कि इस वक्त कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अपने भाई की मोहब्बत में मैं इनका पीछा करती रही। मुझे मालूम हुआ कि ये लोग छोटी छोटी बातें करते अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने डेरे पर पहुँच गए। मैंने एक दीवार की ओट में छुप कर खड़े होने का फैसला किया। मेरा भाई भी इन्हीं के साथ अंदर चला गया, शायद अपने हिस्से के पैसे लेने गया था। दीवार की ओट में खड़ी मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। आधे घंटे बाद मेरा भाई अपना मर्दाना लिबास पहनकर और अपना हुलिया दुरुस्त करके कमरे से बाहर निकला। इसने मुझे नहीं देखा था कि मैं इसके पीछे आई हूँ। इसने एक दुकान से घर का कुछ सामान खरीदा और अपने घर की तरफ चल दिया। ये जानकर मैं मुतमिन हुई तो और इसके पीछे पीछे चलती हुई घर पहुँच गई।
थोड़ी देर में हमारा घर आ गया। इसने घर के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया तो मैं भी इसके साथ ही अंदर आ गई। इसने अचानक मेरी तरफ देखा तो मैंने गुस्से और दुख से इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा। इसके होंठों पर अभी भी लाली लगी थी, मगर लिबास बदल चुका था जो वो अक्सर बाहर से पहन कर आता था। मैं इस पर चिल्लाने लगी, आखिर क्या मजबूरी थी कि तुमने अपने आप को इस जिल्लत और तकलीफ में डाल दिया? तुम हमारे लिए ये सब करते हो। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, आप अनजान मत बनो, तुम औरतों की तरह नाचते हो। तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने एक और थप्पड़ आसिम के गाल पर मार दिया। अब तो वो बेचारा मासूमों की तरह मेरी तरफ देखकर रोने लगा। वो मेरा वाहिद सहारा था। जब मैं इस पर इस तरह बरस पड़ी तो इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने सोचा भी नहीं कि इतनी बड़ी कुर्बानी देना किसी के लिए आसान नहीं होता। इसके रोने पर मुझे भी रोना आ गया। मैंने रोते हुए कहा, भाई ये सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? आसिम ने अपने आंसू पोंछे और इंतहाई दर्द भरी आवाज़ में कहा, फराह, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारा फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसके लहजे में एक सच्चाई थी और आंखों से बेबसी छलक रही थी। इसने मुझे अपने पैसे कमाने का तरीका समझाते हुए कहा, जिस दिन तो सिलाई सेंटर जा रही थी मैं भी चुपके से तुम्हारे पीछे पीछे आया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम रास्ते में जाते हुए कितनी महफूज महसूस करती हो। तुम जानती हो, इस घर से थोड़ा आगे एक बड़ा घर है जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इस दिन जब तुम इस दरवाजे के सामने से गुजरी थी तो एक बदमाश आदमी तुम्हारे पीछे पीछे आया था। इस आदमी को तुम्हारे पीछे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा कि शायद वो अपने किसी काम से जा रहा हो, मगर इसकी नज़रें ऐसी थी कि मैं बखूबी समझ गया था कि इसका इरादा क्या है। थोड़ी ही दूर जाकर इसने तुम्हारे पीछे लपकने और तुम पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैंने इसे वहीं पर दबोच लिया और खूब मारा। इस दिन के बाद से मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने दूं, क्योंकि एक अकेली लड़की के लिए ये शहर बड़ा ही ख़राब है। रास्ते में मैं आंसू पूंछता हुआ आ रहा था तो मुझे घर के पास तारिक मिल गया। तारिक को तुम जानती हो ना, वो इन्हीं लोगों के साथ रहता है। अच्छा भला मर्द है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है और इन्हें खिलाता है। वो मुझे अपने डेरे पर ले गया। वहाँ जाकर इसने मुझे बताया कि हम सब लोग मर्द हैं लेकिन अपनी मजबूरियों के तहत ये काम करने पर मजबूर हैं। पहले तो इसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर अपनी मजबूरियां सोचने पर मैं ये काम करने पर राज़ी हो गया। शुरू में मुझे ये काम करने में बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन वक्त के साथ मैंने अपने ज़मीर और गैरत को सुला दिया। मैं डरता था कि मुझे कोई देख ना ले। मैं नहीं चाहता था कि मेरी हकीकत कभी तुम्हारे सामने अयां हो। इसीलिए मैं अपने वो कपड़े शापर में डालकर बाथरूम के फ्लश टैंक में छुपा देता था ताकि तुम्हें कभी पता न चले। लेकिन फराह, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया था। ये कहकर वो फिर बच्चों की तरह रोने लगा। फिर हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को गले लगाकर अपनी बेबसी के आंसू बहाने लगे। इस दिन के बाद आसिम एक दिन भी घर से बाहर इस काम के लिए नहीं गया, क्योंकि इसने खुद को इस दलदल से निकाल लिया था। मैंने कहा, आसिम, अगर आज तुम इतने रंजीदा हो तो सोचो कल को लोगों के सामने तुम्हारा इस काम की खबर होगी तो तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। मेरी बात पर इसने संजीदगी से सोचना शुरू किया। इसके बाद इसने सख्त मेहनत मजदूरी शुरू की। पहले इसने रेलवे स्टेशन पर कुल्ली की हैसियत से काम किया। इसके बाद रेलवे के एक बड़े अफसर ने इसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर इसे अपने घर पर अच्छे काम पर रख लिया। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर आती रही, यहाँ तक कि इसी भाई ने बड़ी धूमधाम से मुझे इस घर से रुखसत किया और मेरी शादी करवाई। अपने छोटे से घर में, अपनी दुनिया में मुझे जो मोहब्बत अपने भाई से मिली शायद ही मुझे ज़िंदगी में किसी और रिश्ते में मिले। जिसने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह न की और ख़ुद को मजबूर किया। सच है कि ऐसे भाई खुशकिस्मत बहनों को ही मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।